Now, let's talk about what were the limits of civil disobedience movement. क्या क्या कमियां थीं, क्या क्या लिमिट्स थे, क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं हुई that this movement was unsuccessful. So all groups in India were not influenced by the civil disobedience movement. ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नेशनल लेवल पे चला, इंडिया में जो जितने भी ग्रुप और कम्युनिटी रहते हैं सारे लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए, ऐसा नहीं है. सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऑल द पीपल, ऑल द कम्युनिटीज, ऑल द ग्रुप्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस मूवमेंट. दिस इज़ नॉट ट्रू. सब लोग इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे. इसमें कुछ ग्रुप्स आते हैं, जैसे पहला ग्रुप था अनटचेबल्स, जो अछूत कहते थे, जो छोटी जाति के लोग माने जाते थे, ठीक है, जिनको दलित कहते हैं या जिनको ऑप्रेस्ड क्लास कहा गया है. अछूत लोग, छुआछूत मानते थे पहले इंडिया में, जिनको नहीं छुआ जाता, जो छोटी जाति के हैं, ऐसे लोग इस ग्रुप में, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किए. ठीक है, क्यों? Congress had ignored Dalit as Congress did not want to offend Sanatanis, high Hindu caste और कंजर्वेटिव हिंदूज. चलो देखते हैं इसमें क्या है. ये जो दलित लोग हैं, जो अछूत लोग हैं, ये ठीक है, जिनको अछूत या अनटचेबल्स कहा जाता है, वो लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए. क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने उनको कभी सपोर्ट नहीं किया, दलित लोगों को, ऑप्रेस्ड क्लास को, अछूत लोगों को. क्योंकि कांग्रेस में जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो कौन थे? हाई कास्ट कंजर्वेटिव हिंदू, मीन्स हिंदू धर्म के बड़े बड़े जाति के लोग थे जो छुआछूत को मानते थे. तो बड़े जो लीडर्स थे वो छुआछूत मानते थे कांग्रेस में जो थे बहुत सारे. तो उसी की वजह से उन्होंने कभी दलित कहो या फिर अनटचेबल्स कहो, उनको कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया. लेकिन गांधी जी ऐसा बिल्कुल नहीं थे. गांधी जी क्या बोलते थे? गांधी जी बिलीव दैट दिस अनटचेबिलिटी शुड बी एलिमिनेटेड इफ इंडिया वांट्स पूर्ण स्वराज. चिल्ड्रन कॉल देम हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड. तो गांधी जी ने क्या कहा कि जब तक ये छुआछूत नहीं जाएगा, जब तक कांग्रेस में ही ये छुआछूत की भावना रहेगी, तो ये देश को आज़ादी कैसे दिलाएगी. वो कहते हैं कि अनटचेबल्स नहीं होने चाहिए. वो कहते हैं कि ये अनटचेबल, ये छुआछूत की भावना मिटनी चाहिए. उन्होंने इन दलित्स को, इन ऑप्रेस्ड क्लास को, जिनको हम अछूत कहते हैं, अनटचेबल कहते हैं, उनको हरिजन कहा, चिल्ड्रन ऑफ गॉड. He organized satyagraha as they can have access to the temples, wells, public tanks, roads and cleared the toilets to dignify the work. ये वर्क है, टाइप मिस्टेक है, वर्क ऑफ भंगी द स्वीपर. तो देखो गांधी जी ने क्या किया इसके लिए. गांधी जी ने हड़ताल किया, भूख हड़ताल किया, ताकि इन अछूत लोगों को आज़ादी मिले, अछूत लोगों को समाज में समान दृष्टिकोण से देखा जाए, सोसाइटी में इक्वालिटी मिले उनको. जैसे पहले के ज़माने में जो अछूत हैं उनको मंदिर घुसने नहीं दिया जाता था, पब्लिक वेल्स में, पब्लिक के कुएं से, सार्वजनिक कुआं से पानी लेने नहीं दिया जाता था, टैंक से पानी लेने नहीं दिया जाता था, जिस रोड में सब लोग चलते थे उस रोड में चलने नहीं दिया जाता था, स्कूल जाने नहीं दिया जाता था. ठीक है, इसका प्राइम एग्जाम्पल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको स्कूल के क्लासरूम में घुसने नहीं दिया जाता था, स्कूल क्लासेस में या फिर स्कूल में जो पानी, जो जहाँ पे सब लोग पीते थे वहाँ पे पानी भी पीने नहीं दिया जाता था. तो ये कंडीशन था अछूत लोगों का. तो गांधी जी कहते हैं कि जब तक हमें छुआछूत नहीं मिटाएंगे आज़ादी मिलेगी नहीं. तो उन्होंने उसके लिए हड़ताल किया ताकि उनको सब जगह जाने दिया जाए, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को यूज दिया जाए, टेम्पल्स में जाने दिया जाए. ठीक है, ये सारी चीज़ें करने दिया जाए, इसके लिए उन्होंने हड़ताल किए. उन्होंने खुद टॉयलेट भी साफ़ किया. गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ़ किया ताकि जो भंगी है, जिसको हम स्वीपर कहते हैं, उसके काम को किया, ताकि लोग ये समझें कि कोई काम छोटा या कोई काम बड़ा नहीं होता, बस काम मन से करना चाहिए. छोटा काम करने वाला कोई छोटा इंसान नहीं हो जाता. तो गांधी जी ने खुद टॉयलेट भी साफ़ किया ताकि लोगों को पता चले कि कोई भी काम छोटा नहीं होता. तो अब देखते हैं कि दलित लोग क्या चाहते थे. दलित लोग क्या चाहते थे और क्यों उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया. बट दलित लीडर्स लाइक भीमराव अंबेडकर फॉर्म डिप्रेस क्लास एसोसिएशन. लेकिन दलित क्लास जो थे, उनके लीडर थे स्पेशली महाराष्ट्र, नागपुर साइड में, ये भीमराव अंबेडकर. सो 1930s में उन्होंने एक ग्रुप बनाया, अपना एक क्या बनाया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930s. और उन्होंने क्या डिमांड किया कि रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर रिप्रेजेंटिंग दलित्स इन काउंसिल. मीन्स समझ लो क्या होगा, वहाँ पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, माने कि सारे पढ़ने लिखने वाले जगहों में रिजर्वेशन हो। और कहाँ पे रिजर्वेशन हो, एक अलग सा उनका इलेक्शन भी हो। देखो यहाँ पे क्या बोला, दो चीज़ें डिमांड किया उन्होंने। पहला डिमांड क्या था कि सीट्स रिजर्व्ड हों, जैसे 100 सीट है किसी क्लास में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे 30 या फिर 20 सीट बुक हो पहले से, किसके लिए, दलित लोगों के लिए, कि उसमें सिर्फ दलित लोगों को 20-30% एडमिशन मिले, बाकी लोगों को ना मिले। ऐसा ही चीज़ उन्होंने डिमांड किया कि पार्लियामेंट में भी हमारे लोग पहुँचने चाहिए, कि तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट में हमारा इलेक्शन अलग होना चाहिए। हमारा इलेक्शन अलग अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए मीन्स ऐसा एक इलेक्शन हो, क्या हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी स्टेट में ठीक है दलित हैं, ओनली दलित लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसा हो कि सिर्फ दलित लोगों को वोट देने का अधिकार, बाकी लोग वोट नहीं देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किया उन्होंने कहा कि हमारा जो इलेक्शन हो अलग से हो और हमको भी पार्लियामेंट में जाने के लिए मौका मिले। ठीक है, he believed that political empowerment would solve their problems, so he went against Gandhiji in second round table conference and demanded reservation and separate electorate। तो देखो उन्होंने किस पे बिलीव किया कि अगर हमको पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला, अगर दलित लोग पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे इलेक्ट होकर, सेलेक्ट होकर, तो क्या होगा, वो लोग पावरफुल बनेंगे और दलित लोगों का कंडीशन में सुधार होगा। इसलिए जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी गए थे 1931 में, तो अंबेडकर भी वहाँ गए थे और इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिमांड किया कि हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए सारे जगहों पर, हमारा सीट बुक होना चाहिए और अलग से हमारा इलेक्शन होना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ तुम्हारे दलित लोग ही वोटिंग कर सकें और अपना लीडर चुन के पार्लियामेंट में भेज सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अंग्रेज लोग बड़े ख़तरनाक थे। एक तरफ गांधी जी समझौता करने गए हैं और एक तरफ अंबेडकर। ठीक है, एक तरफ अंबेडकर भी गए हैं उसमें पार्टिसिपेट करने, अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर भी गए हैं और गांधी भी गए हैं उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो अंबेडकर जी की बात मान ली किसने, अंग्रेज़ों ने। क्यों मान ली, ताकि इन दोनों में यूनिटी ना हो सके। देखो अंग्रेज़ों का बड़ा अजीब रूल हुआ करता, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, मीन्स अलग कर दो और फिर वो लोग कमज़ोर हो जाएंगे। देखो गांधी जी अपना डिमांड लेकर गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और अंबेडकर भी अपना डिमांड लेकर गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने अंबेडकर जी की बात मान ली ताकि गांधी जी कमज़ोर पड़ जाएं और दोनों में यूनिटी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन गवर्नमेंट accepted Ambedkar's demand, Gandhiji went into fast undo that, as Gandhiji believed that this separate electorate would separate the untouchables from society and there won't be unity। देखो गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों ने अपना डिमांड रखा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और गवर्नमेंट अंबेडकर जी की बात मान ली कि तुमको रिजर्वेशन मिलेगा और तुमको अलग से तुम्हारा चुनाव होगा। ठीक है, तो गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया कि भूख हड़ताल कर दिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं खाऊंगा जब तक मेरी बात नहीं मानोगे। बोले कि अगर हम उनको अलग नज़रिए से देखेंगे, सब चीज़ उनका अलग कर देंगे, तो कब वो सोसाइटी में आकर मिलेंगे, कब वो सोसाइटी में इक्वालिटी मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी। वो कभी भी सोसाइटी में उनको इक्वालिटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी बताओ, अरे भाई उनका इलेक्शन अलग हो रहा है, उनको सीट रिजर्वेशन मिल रहा है, तो सोसाइटी में कैसे घुल मिल पाएंगे, कैसे वो आम आदमी की तरह जीवन यापन करेंगे, कैसे वो आम आदमी की तरह रह पाएंगे सोसाइटी में। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमको ये सेपरेट इलेक्टोरेट और नहीं चाहिए, अलग से उनका चुनाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंबेडकर फाइनली एक्सेप्टेड गांधी एंड साइन पूना पैक्ट। अंबेडकर और गांधी में सुलह हो गई, समझौता हो गया और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया 1932 में। 1932 में डॉक्यूमेंट साइन किया। तो इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, इस समझौते के हिसाब से उनको रिजर्व सीट मिलेंगे स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन दूसरा कोई क्या नहीं होगा, दूसरा कोई इलेक्शन नहीं होगा। मीन्स उनका इलेक्शन अलग से नहीं होगा, इलेक्शन एक ही होगा, एक ही वोटिंग होगा, लेकिन उनको रिजर्वेशन मिलेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, उनको कुछ सीट रिजर्व मिलेंगे पार्लियामेंट में भी, कुछ सीट रिजर्व मिलेंगे हर जगह, लेकिन इलेक्शन अलग से नहीं होगा। ये समझौता हो गया। बट दलित नेवर ज्वाइन द मूवमेंट प्रॉपरली, लेकिन दलित लोग ने इस मूवमेंट को ठीक से ज्वाइन कभी भी नहीं किया। चलो फिर से इस पॉइंट को रिवाइज करते हैं। दलित कौन है जी,
दलित मीन्स अनटचेबल्स, जो छोटी जाति के लोग हैं, जिनको अछूत कहा जाता है, जिनको छुआ नहीं जाता, ठीक है। तो ये लोग इस मूवमेंट में कभी पार्टिसिपेट क्यों नहीं किए, इसका रीज़न है क्योंकि कांग्रेस में जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो लोग कंजर्वेटिव थे और अपर कास्ट के थे, ऊंची जाति के लोग थे और छुआछूत मानते थे वो लोग, ठीक है। लेकिन गांधी जी कहते थे कि अगर इनको अछूत कहेंगे, अगर इनको छोटी जाति के लोग कहेंगे, ठीक है, तो हमको आज़ादी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर हमको आज़ादी चाहिए तो हमको सब लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे छूत हो, अछूत हो, ठीक है। तो वो कहते थे कि अछूत कोई नहीं होता। उन्होंने उनको हरिजन कहा, भगवान के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा, ठीक है। और उन्होंने हड़ताल किया, प्रोटेस्ट किया कि इनको ना पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस मिले, क्योंकि पहले मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, कुआं से पानी भरने नहीं दिया जाता था, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता था इन अछूतों को, इन अनटचेबल्स को। तो उन्होंने कहा ये सब चीज़ उनको मिलना चाहिए, ठीक है जी। और उन्होंने यहाँ तक कि स्वीपर का काम भी किया, टॉयलेट भी क्लीन किया। उन्होंने ये बताना चाहा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो दलित लोग क्या कर रहे थे? दलित लोगों के बड़े से लीडर थे भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने ऑल इंडिया और डिप्रेस्ड क्लास का एक बनाया था, उन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930 उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और वो क्या चाहते थे? वो सिर्फ दो चीज़ें चाहते थे। क्या चाहते थे? दो चीज़, कि हर जगह में रिजर्व सीट मिले, रिजर्वेशन मिले, ठीक है इनको, और इनका इलेक्शन अलग से हो, दलित लोगों का वोटिंग अलग हो, और उनको दलित लोगों को ही वहाँ पे वोट देने दिया जाए, और फिर वहाँ पे पार्लियामेंट में हमारे भी मेंबर जाने चाहिए। तो अंबेडकर बिलीव कि अगर पॉलिटिकली पावरफुल हो गए दलित लोग, बड़े बड़े लीडर बन गए, तो इनके कंडीशन में सुधार आ जाएगा। तो इसके लिए जब अंबेडकर जी, गांधी जी दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गए थे लंदन में, तो अंबेडकर जी गांधी जी के खिलाफ हो गए, गांधी जी के अगेंस्ट खड़े हो गए और बोला कि हमको रिजर्वेशन चाहिए और हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमको सेपरेट इलेक्शन हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बड़ी चालाक थी, वो नहीं चाहते थे कि अंबेडकर और गांधी जी दोनों यूनाइटेड हो जाएं और ब्रिटिश गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ जाए। उन्होंने इसलिए उन्होंने क्या किया, अंबेडकर जी की बात मान ली कि अलग से इलेक्शन होगा तुम्हारे लिए और तुमको हर जगह में रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन गांधी जी बड़े भी खतरनाक थे, उन्होंने हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया, जब तक मेरी बात नहीं मानोगे तब तक खाऊंगा नहीं, चाहे मैं मर जाऊं। बोले कि अगर इन अछूतों को अलग से ट्रीटमेंट किया जाए, अलग नज़रिए से देखा जाए, जैसे इनको अलग रिजर्वेशन मिले, इनका इलेक्शन अलग हो, तो कब ये सोसाइटी से घुल मिल सकेंगे, कब इनका लाइफ नॉर्मल होगा, कब ये सोसाइटी में इक्वल होंगे। तो ऐसे में तो इक्वालिटी आएगी नहीं, इसलिए गांधी जी ने हड़ताल कर दिया, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, अंबेडकर जी ने गांधी जी की बात मान ली और उन्होंने पूना पैक्ट, एक समझौता किया 1932 में। और इस समझौते के हिसाब से जो एससी हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो हरिजन कहते हैं जिनको, जो अछूत हैं, उनको ना क्या मिलेगा, रिजर्वेशन तो मिलेगा, लेकिन इलेक्शन सेपरेट नहीं होगा। इस बात पे गांधी और अंबेडकर दोनों का समझौता हो गया। लेकिन जो दलित थे, जो ऑप्रेस क्लास थे, उन्होंने इस मूवमेंट को कभी अच्छे से ज्वाइन नहीं किया। अब देखते हैं मुस्लिम्स का क्या प्रॉब्लम था। दूसरा ग्रुप था मुस्लिम, जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं किए। तो ये क्यों नहीं किए? मुस्लिम्स वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज कांग्रेस वाज ओपनली कनेक्टेड टू द हिंदू रिलीजियस ग्रुप लाइक हिंदू महासभा। देखो, कांग्रेस में हिंदू ज़्यादा थे, सीधी सी बात है, हिंदू ज़्यादा थे। और हिंदू महासभा हिंदू लोगों का एक संगठन है जिसको विश्व हिंदू परिषद कहते हैं। अभी ये हिंदू महासभा बदल के इसका नाम बदल गया है और इसको विश्व हिंदू परिषद कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद कहते हैं अभी, ठीक है। तो कांग्रेस का कनेक्शन हिंदू लोगों से था, इसलिए मुस्लिम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किए। कैसे? देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन चला रही थी? कांग्रेस चलाती थी, और कांग्रेस में ज़्यादातर हिंदू थे, इसलिए इस मूवमेंट को मुस्लिम लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? देयर वर हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस, राइट्स वर कॉमन। दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा बहुत कॉमन था। सो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वांटेड टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग मीन्स मुस्लिम लोगों का पॉलिटिकल ग्रुप, और कांग्रेस मीन्स हिंदू लोगों का ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड हो जाएं, लेकिन बहुत दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा होते रहता था, ठीक है।
तो मुस्लिम को क्या चाहिए था, मुस्लिम ऑल्सो वांटेड रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट आफ्टर फ्रीडम। मुस्लिम लीग लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना वर रेडी टू गिव अप सेपरेट इलेक्टोरेट इफ द रिजर्व सीट्स वुड बी गिवन। दिस रिजर्व सीट रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स। देखो ये डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग के लिए बड़े से लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो आगे जाकर पाकिस्तान को के फाउंडर बनेंगे, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं करेंगे, ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन हमको पार्लियामेंट में रिजर्व सीट चाहिए। मीन्स मुस्लिम लोग भी पार्लियामेंट में लीडर बन के जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिजर्वेशन है, ये जो सीट रिजर्वेशन है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। जहाँ पर जितनी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होगी वहाँ पे उतने ज़्यादा लीडर पार्लियामेंट में जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र में पूरा जो पॉपुलेशन है अगर 10 करोड़ है, 10 करोड़ है और वहाँ पे कम से कम 10 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट होने हैं, 10 करोड़ और 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट होने हैं, तो अगर वहाँ पे 4 करोड़ मुस्लिम हैं तो वहाँ से 4 मुस्लिम लीडर्स सेलेक्ट होके जाना चाहिए। मीन्स जहाँ पे जितना ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ से उतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स सेलेक्ट होके पार्लियामेंट में जाना चाहिए, ये उनका डिमांड था। मुस्लिम ऐसा क्यों चाहते थे? मुस्लिम डिड दिस बिकॉज दे फियर दैट हिंदू कल्चर एंड ट्रेडिशन वुड बी डोमिनेंट एंड सबमर्ज मुस्लिम माइनॉरिटी, सबमर्ज मुस्लिम एज माइनॉरिटी। मीन्स उनको ये डर था कि जब आज़ादी मिलेगी तो मुस्लिम यहाँ पे कम है और क्या कहना चाहिए, हिंदू ज़्यादा हैं, तो हिंदू लोग डोमिनेंट हो जाएंगे, हिंदू लोग पावरफुल हो जाएंगे और मुस्लिम कल्चर ट्रेडिशन ये सब डूब जाएगा, ये सब ख़त्म हो जाएगा और मुस्लिम सिर्फ माइनॉरिटी रह जाएंगे और मेजॉरिटी किसकी होगी, हिंदुओं की। इसलिए वो लोग पहले से डिमांड कर रहे थे कि जहाँ पे जितने मुस्लिम वहाँ पे उतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक है, क्योंकि उनको डर था कि हिंदू लोग का कल्चर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, हिंदू लोग ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और मुस्लिम लोग ख़त्म हो जाएंगे, मुस्लिम कल्चर ट्रेडिशन रिलीजन सब बर्बाद हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम यूनिफिकेशन सीम्ड पॉसिबल अराउंड 1927। एक बार के लिए ऐसा लगा कि 1927 में हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड हो जाएंगे और देश को आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मीन्स हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस किया था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में, ठीक है। 1928 में हिंदू मुस्लिम सब ग्रुप्स का एक मीटिंग हुआ था कि आज़ादी कैसे मिलेगी। तो इस बीच में क्या हुआ, ये जो हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड होने वाले थे 1927 में, अब वो कभी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि M.R. जयकर हिंदू महासभा के एक बहुत बड़े लीडर थे, तो उन्होंने कहा कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम मुस्लिम के साथ हाथ कभी नहीं मिला सकते, हम मुस्लिम के साथ कभी मिलकर काम नहीं करेंगे। ऐसा डिक्लेयर किसने कर दिया? हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद अभी कहलाता है, हिंदू महासभा ने डिक्लेयर कर दिया इसको भैया। और उसके बाद ये इम्पॉसिबल हो गया हिंदू और मुस्लिम का यूनिटी होना। ये पिक्चर देखो, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आज़ाद सेवाग्राम आश्रम में 1935 में वहाँ का फ़ोटो है। पूछ सकता है ये कौन कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मौलाना आज़ाद हैं, मौलाना आज़ाद, ये जवाहरलाल नेहरू और ये महात्मा गांधी, ठीक है। चलो, तो इसी बात को मोहम्मद इकबाल, कौन है मोहम्मद इकबाल? मोहम्मद इकबाल थे प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। इसी बात को ऊपर में जो पॉइंट पढ़े कि हिंदू कल्चर पावरफुल हो जाएगा और मुस्लिम यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, मुस्लिम कल्चर ख़त्म हो जाएगा और हमको कोई पावर नहीं मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा जब आज़ादी मिलेगी। तो इसी बात को उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था। ये स्पीच आपको पढ़ना पड़ेगा, दिस स्पीच दैट इज़ गिवन इन योर बुक, यू मस्ट रीड दिस, ठीक है। तो फिर ये इसी बात को बताया है कि आई रिस्पेक्ट ऑल द ट्रेडिशन एंड कल्चर, लेकिन जब आज़ादी मिलेगी तो इंडिया में हिंदू कल्चर ट्रेडिशन ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और मुस्लिम कल्चर ट्रेडिशन कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे और रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हैं। Now we shall talk about very important aspect and last topic we can say of this chapter, that is the sense of collective belonging. The sense of
कलेक्टिव बिलोंगिंग। व्हाट इज़ दिस? अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन याद होगा तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने के लिए, तभी जाके यूनिटी होगी, और यूनिटी होगी तभी नेशनलिज्म आएगा, और नेशनलिज्म आने पर ही हम पावरफुल होंगे। ये इफ़ यू रिमेंबर इसी चैप्टर में हमने, इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दैट व्हाट फ्रेंच पीपल डिड टू ब्रिंग दिस कलेक्टिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और यू कैन से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। ये आया कैसे? उन्होंने क्या किया, आपको अगर याद हो तो उन्होंने न्यू नेशनल एंथम लिखा, न्यू फ्लैग, यस, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जहाँ पे इक्वालिटी पे बेस सब कुछ था। उसके बाद यूनिटी तुम्हारा बिजनेस ट्रेड में लाया, फादरलैंड मदरलैंड कहा अपने देश को, एक यू कैन से एक सिंबल क्रिएट किया, नए नए सॉन्ग्स लिखे गए, फोकलोर जो गांव के जो गीत और जो सॉन्ग्स और जो कहानियाँ होती थी उनका रिवाइवल किया गया। रिमेंबर ग्रिम्स ब्रदर, लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं ग्रिम्स ब्रदर्स। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने किया पूरे यूरोप में यूनिटी लाने के लिए। तो हमारे इंडिया में क्या किया गया, ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने के लिए, ये एक सेंस ऑफ यूनिटी लाने के लिए क्या किया गया, वही हम पढ़ेंगे। और इसी में हम पढ़ेंगे कि देखो जो यूनिटी थी, जो नेशनलिज्म था सिर्फ वॉर से स्टार्ट नहीं हुआ, न ही वॉर से ही नेशनलिज्म लाया गया। देयर वर सो मेनी इफेक्ट, सो मेनी यू कैन से फैक्टर्स विच वर इफेक्टिव टू ब्रिंग दिस नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में नेशनलिज्म सिर्फ लड़ाइयाँ लड़के हड़ताल करके नहीं आया, बहुत कुछ और था जिस चीज़ ने एक वाइटल रोल प्ले किया, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म लाने में, और उसमें से एक था कल्चर। हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कल्चर कैसे नेशनलिज्म का सेंस डेवलप करने में मदद किया, वैसे ही यहाँ पे भी इंडियन कल्चर बहुत मदद किया नेशनलिज्म का सेंस डेवलप होने में। तो चलो देखते हैं कि कल्चर का क्या रोल रहा। Nationalism spreads when people of different communities, regions and language realize that they are all part of a same nation and they discover a sense of collective belonging. Means nationalism किसी कंट्री में तभी आ पाता है जब वहाँ के सब लोग, चाहे किसी भी रिलीजन के हों, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले हों, वो जब अपने आप को एक समझते हैं, अपने आप को इस देश का मानते हैं, ठीक है, तभी नेशनलिज्म आता है। मीन्स उनके में एक यूनिटी होती है, एक कह सकते हैं एक कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक जगह से हम बिलोंग करते हैं। मीन्स हम इंडियन हैं और इंडिया के हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदी बोलने वाला हो, तमिल बोलने वाला हो, तेलुगु बोलने वाला हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, छोटा हो, नॉर्थ इंडिया का हो, साउथ इंडिया का हो, जहाँ से भी हो, जब हम सब अपने आप को एक मानते हैं, वो सेंस ऑफ यूनिटी आती है, वो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आती है, तभी नेशनलिज्म पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको लाने के लिए इंडिया के लोगों ने क्या किया, दैट इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम इन इंडिया पार्टली थ्रू द यूनाइटेड स्ट्रगल एंड पार्टली थ्रू द कल्चरल प्रोसेस। एक और हम लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उससे भी नेशनलिज्म आया, यूनिटी आई, सब मिल के लड़े एक साथ, और एक तरफ कल्चर ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कल्चर ऑल्सो प्लेड अ ह्यूज एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस, यू कैन से। इस प्रोसेस में कल्चर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, कल्चरल प्रोसेस प्लेड अ ह्यूज एंड इम्पॉर्टेंट रोल, यस दिस कल्चरल। तो क्या कल्चरल प्रोसेस था, क्या क्या फैक्टर थे, जैसे कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म केम इनटू पीपल्स माइंड थ्रू हिस्ट्री, यस थ्रू हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अभी। मीन्स हिस्ट्री के थ्रू नेशनलिज्म लाने की कोशिश की गई कि हमारे दादा परदादा पूर्वज 100 साल 200 400 1000 साल पहले एक थे। फिक्शन, कहानियाँ लिखी गई जहाँ पर नेशनलिज्म के थीम पर कहानियाँ लिखी गई, पुरानी कहानियों को फिर से रिवाइव किया गया, गांव के कल्चर को डेवलप किया गया, नए नए सॉन्ग्स लिखे गए, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखे गए, पॉपुलर पेंटिंग्स बनाए गए पॉपुलर, और उसको एक सिंबल्स क्रिएट किए गए नए नए। तो क्या क्या किया इंडिया में ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने के लिए, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे इम्पॉर्टेंट इनमें था भारत माता का सिंबल बनाना। रिमेंबर फ्रांस में भी, जर्मनी में जैसे जर्मेनिया, फ्रांस में जैसे मैरियन ने, उन्होंने एक अपने नेशन को एक सिंबलाइज किया, एक पर्सनिफाई किया,
कि एक ह्यूमन फॉर्म दिया, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कॉन्क्रीट फॉर्म दिया, ठीक है। तो नेशन को, इंडिया में भी राष्ट्र को, देश को क्या कहा? भारत माता कहा। भारत को, पूरे इंडिया को भारत माता के नाम से एड्रेस किया गया, एक इमेज क्रिएट किया गया। कैसे? इन 20th सेंचुरी द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता, अ फीमेल फिगर क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखो, भारत में 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी में क्या हुआ? भारत बोलने से भारत माता, एक इमेज क्रिएट किया गया, सिंबलाइज किया गया पूरे देश को भारत माता के नाम से। और ये पहली बार फीमेल फिगर बनाया गया भारत माता, और इसका डिस्क्रिप्शन या इसका पहला या इसको बनाने वाले, भारत माता का सेंस पहली बार इंट्रोड्यूस करने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने एक पोयम लिखा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और ये पोयम में पूरा बताया था कि भारत माता कैसी होनी चाहिए, या फिर भारत माता क्या है। इस देश को माँ कहा उन्होंने, इस पूरे भारत को उन्होंने माँ कहा, भारत माता। अ हाइम ऑन मदरलैंड दैट लेटर पब्लिश इन नॉवेल आनंद मठ। देखो, उन्होंने एक गीत लिखा वंदे मातरम, और ये गीत जो है बाद में उनका एक नॉवेल छपा बाद में आनंद मठ के नाम से, उस आनंद मठ में ये इंक्लूडेड है। वंदे मातरम सॉन्ग वॉज वाइडली संग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। और ये गाना वंदे मातरम गाया जाता था। ये वही वंदे मातरम है जो हम गाते हैं अभी। कहाँ पे गाते हैं? असेंबली में। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा, और इसमें पहली बार बोला कि भारत को माता के नाम से जाना जाएगा, भारत माता, ठीक है। पहली बार ये इमेज उन्होंने क्रिएट किया था। और ये पोयम वंदे मातरम उन्होंने लिखा। बाद में ये वंदे मातरम पोयम उनके नॉवेल आनंद मठ में पब्लिश हुआ। और इस गाने को सब लोग गाते थे इंडिया में। कब? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में। बंगाल में बहुत गाते थे ये गाना, वंदे मातरम, जो गाना हम गाते हैं, जो राष्ट्रगीत बना बाद में, उसको हम गाते हैं, ठीक। और इस स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में पहला भारत माता का इमेज बनाया, दैट इज़ इन 1905। तो याद रखना, पूछा जाता है किसने बनाया भारत माता का पहला इमेज। लिखा पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, लेकिन पहला पेंटिंग ड्रॉ किसने किया? वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो उसमें कैसे दिखाया गया था? इमेज वॉज पेंटेड एस्थेटिक, साधु सन्यासिनी जैसा, काम, शांत, क्वाइट, चुपचाप, कंपोज्ड मीन्स गंभीर एकदम, डिवाइन, भगवान जैसा प्रेजेंट किया था, स्पिरिचुअल, गॉडली, साधु सन्यासियों, ऋषि मुनियों जैसा एक गॉडली लुक दिया गया था, ठीक है। लेकिन आने वाले सालों में क्या हुआ? ये पेंटिंग बदलता रहा, इसका डिज़ाइन, इसका इमेज आने वाले सालों में बदलता रहा, और ये चेंज होते होते अलग अलग होता रहा। आने वाले ईयर्स में अलग अलग आर्टिस्ट ने अलग अलग हिसाब से पेंट किया। सो वंस अगेन रिवाइज दिस, अवनींद्रनाथ टैगोर वॉज द पर्सन हु फर्स्ट पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर। And he was inspired by this Swadeshi movement where people were singing Vande Mataram, ठीक है। एंड ही पेंटेड एज एन एस्थेटिक फिगर, एस्थेटिक मीन साधु सन्यासिनी, ऋषि मुनियों जैसा एक पेंटिंग किया गया यहाँ पे, सन्यासिनी जैसा, जो काम है, क्वाइट है, नेचुरल है, ठीक है, और कह सकते हो स्पिरिचुअल है, गॉड लाइक फिगर वॉज क्रिएटेड। और आगे आने वाले सालों में ये इमेज बदलता रहा, मीन्स अलग अलग आर्टिस्ट ने अपने इमेजिनेशन के हिसाब से अलग अलग पिक्चर बनाया। तो पहला पिक्चर जो चट्टोपाध्याय नहीं मीन्स टैगोर जी ने जो बनाया था, अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने, वो कैसा था? लेट मी शो यू। दिस वॉज दैट, यू जस्ट सी दिस, दिस वॉज दैट पिक्चर, यू जस्ट सी हियर हाउ इट इज़ पेंटेड। गौर से देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये पेंटिंग बनाया गया है। सी दिस, यहाँ पे सन्यासिनी जैसा वेशभूषा है, भारत माता के 4 हाथ हैं, एक हाथ में वेद है जो ज्ञान का प्रतीक है, एक हाथ में कपड़ा है मीन्स स्वदेशी कपड़ा, एक हाथ में रुद्राक्ष माला है जो तपस्या करती है, एक हाथ में धान है जो किसान और गांव को रिप्रेजेंट करती है, और ये देखिए सेफ्रॉन कलर का इनका क्या है? कपड़ा है जो साधु सन्यासी लोग पहनते हैं, हाथ में और गले में क्या कहना चाहिए, रुद्राक्ष की माला है, हाथ में रुद्राक्ष की माला है, टिपिकल सन्यासिनी जैसा वेशभूषा बनाया गया है, ठीक है। और पीछे देखिए औरा बनाया गया है, ये
इसका मतलब ये गॉड लाइक फिगर बनाने की कोशिश की गई है। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ये किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ये सब चल रहा था। तो कह सकते हैं स्वदेशी या देसी लुक देने का कोशिश किया गया है इस पेंटिंग को। बाद में ये पेंटिंग बदलता गया, आप सभी ने देखा भी है भारत माता की इमेज स्कूल में कि कैसे होता है। अभी तो पूरा बदल गया है, पूरा अलग है। पहली बार पेंटिंग ऐसे बनाया गया था, ठीक है। दिस वाज द पेंटिंग दैट वाज पेंटेड फर्स्ट टाइम देयर। सो हाथ में हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, एक हाथ में जो सेल्फ इंडिपेंडेंस को दिखाता है, एक हाथ में बुक्स हैं जो ज्ञान का प्रतीक है, एक हाथ में धान है जो किसान का प्रतीक है, गांव के कल्चर का प्रतीक है, सिंबल है। एक हाथ में ये रुद्राक्ष माला पहनी हुई है जो फिर स्पिरिचुअल लुक देता है इसको। पीछे देखो गॉडली लुक है, पीछे ऑरा बना हुआ है। तो सैफ्रॉन कलर का साड़ी है जो ऋषि मुनि लोग पहनते थे, ऋषि मुनि की पत्नियाँ जो पहनती थी। सो इस प्रकार से उन्होंने इसको बनाया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। चलो देखते हैं आगे आगे क्या हुआ था, लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है। आगे आते हैं रिवाइवल ऑफ फोकलोर। लोगों ने सिंबल बना दिया, इमेज बना दिया, समझ आ गया, भारत माता की इमेज क्रिएट कर दिया। और इस भारत माता के लिए जान देना, इस भारत माता की सेवा करना, ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे अपना धर्म समझते थे। मैं सोचो पूरे इंडिया किस लिए लड़ रहा था, किसके लिए, भारत माता के लिए, भारत को जिताने के लिए, ठीक है। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, देयर इज अ लाइन ना। तो ये सिंबल क्रिएट नहीं करते तो क्या हम यूनाइटेड होते? किस लिए लड़ते? हिंदू हिंदुओं के लिए लड़ता, मुस्लिम मुस्लिम के लिए लड़ता, तो फिर यूनिटी कहाँ से होती? इसलिए इन्होंने भारत माता की इमेज क्रिएट किया कि भारत के लिए लड़ना है, भारत माँ के लिए लड़ना है, इस धरती के लिए लड़ना है। सो ये उन्होंने क्रिएट किया और यही इसका इम्पोर्टेंस था। सो अगर पूछे कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस टू क्रिएट द इमेज ऑफ भारत माता, देन यू विल राइट टू ब्रिंग द सेंस ऑफ नेशनलिटी एंड टू ब्रिंग द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, to bring the sense of unity among the people was the main aim to create this image of भारत माता, ठीक है। अब आते हैं रिवाइवल ऑफ फोकलोर। फोक टेल्स एंड फोक सॉन्ग्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म लाने के लिए जो गांव का जो कल्चर था, गांव के जो गीत थे, कहानियाँ थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व दैम टू डिस्कवर द नेशनल आइडेंटिटी एंड अ सेंस ऑफ ग्लोरियस पास्ट। तो अपने ग्लोरी को याद करना, अपने पास्ट को याद करने के लिए, ठीक है, यूनिटी लाने के लिए पुरानी चीज़ों को खोजना बहुत ज़रूरी था, गांव के कल्चर को खोजना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। और ऐसा क्यों ज़रूरी था, सुनो। अब बताइए, फॉर एग्जांपल आप एक गांव में रहते हैं, गांव के इंसान को आप कैसे समझाएंगे? एक तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं कि तुम बोल दो तो वो नेशनलिज्म का मीनिंग समझ जाएं, नहीं समझेंगे। तो उनको कहानियों के थ्रू, पोएम्स के थ्रू समझाया जाता था कि देश के लिए लड़ना है। तो अब गांव के हिसाब से कहानियाँ लिखी जाएंगी, पुरानी कहानियों को फिर से नया इंटरप्रिटेशन दिया जाएगा। मीन्स पुराने कहानियों को उसमें नेशनलिज्म का सेंस डाल के कहना पड़ेगा, ठीक है। देखो पुराने ज़माने में ऐसा इतिहास था, सोने की चिड़िया थी, भारत में राजा महाराजाओं का राज था, अमीर देश था, आज ब्रिटिश लूट लिए हमको। ऐसे मीन्स पुरानी कहानियों को सुनाना, गांव की कहानियाँ। अब गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं है, बुक तो पढ़ेंगे नहीं, उनको अगर अमेरिका, जापान, फ्रांस का तुम एग्जाम्पल दोगे तो क्या समझेंगे? तो उनको समझाने के लिए ये पुरानी कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये जो गीत लिखे गए नए नए, या फिर पुराने गीतों को जो रिडिस्कवर किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सो जो नेशनलिस्ट थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो नेशनलिज्म में बिलीव करते थे, क्या किया उन्होंने? दे बिगेन टू कलेक्ट दिस टेल्स एंड सॉन्ग्स एज दे बिलीव दैट दिस फोक टेल्स गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर। उन्होंने गांव की कहानियों को, फोक टेल्स, फोकलोर्स, फोक लिटरेचर को, उन्होंने फोक सॉन्ग्स को कलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर इंडिया का रियल कल्चर देखना है तो आपको गाँव में मिलेगा, क्योंकि शहर में तो वेस्टर्न कल्चर है, फॉरेन के कल्चर को फॉलो करते हैं शहरों में, ठीक है। तो अगर इंडिया का रियल कल्चर, ग्लोरियस पास्ट को जानना है, ट्रेडिशन को जानना है, तो वो गांव में मिलेगा करके गांव के कल्चर को रीडिस्कवर किया गया। गांव की कहानियों को, गांव के पुराने गीतों को फिर से लिखा गया, फिर से ढूंढा गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर खुद गांव-गांव घूमते थे और इन कहानियों को, बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, मीथ, ये सारी कहानियों को, गांव के बैलेड्स जो लॉन्ग स्टोरीज होते हैं, लॉन्ग स्टोरीज, लॉन्ग सॉन्ग्स, नर्सरी राइम्स, इन सब चीज़ों को उन्होंने कलेक्ट किया और इसको प्रिंट भी कराया। और इससे क्या होता था, गांव के लोगों को समझाने में मदद मिलती थी।
गांव के लोगों को समझाने में मदद मिलती थी। जैसे अगर आप किसी एक गांव को समझा रहे हैं तो उसी गांव का या उसी आसपास का कोई एग्जाम्पल देंगे तो वो अच्छे से समझेगा। आप किसी मध्य प्रदेश या बिहार में रहने वाले गांव के इंसान को आप मुंबई का एग्जाम्पल देंगे तो क्या समझेगा, उसको वहीं बिहार का लोकल एग्जाम्पल देंगे, लोकल कहानियाँ सुनाएंगे, ठीक है, तभी वो समझेगा। तो इन लोकल स्टोरीज, फोक टेल्स एंड फोकलोर को कलेक्ट किया गया। टैगोर जी खुद गांव-गांव जाकर इसको कलेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था गांव के लोगों को यूनाइटेड करने के लिए, क्योंकि वो इलिटरेट रहते हैं। इन मद्रास, देखो बंगाल में तो कलेक्ट किया टैगोर जी ने, मद्रास में किसने कलेक्ट किया, नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। तमिलनाडु में जितनी फोक टेल्स थे, गांव के कल्चर था, गांव का जो ट्रेडिशन था, गांव की जो कहानियाँ थी, उनको कलेक्ट करके नतेशा शास्त्री नाम के व्यक्ति ने, नतेशा शास्त्री, अ पर्सन नेम नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड इन द टाइटल नेम द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। इस नाम से उसने एक बुक, 4 वॉल्यूम का बुक पब्लिश किया, 4 पार्ट में बुक पब्लिश किया, और उस बुक का नाम था द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक है, इस नाम से उन्होंने पब्लिश किया। ही बिलीव्ड दैट फोकलोर वाज द नेशनल लिटरेचर एंड मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टर्स। अगर लोगों को जानना है कि लोग कैसे हैं या गांव के लोग कैसे होते हैं या फिर इंडिया का रियल कल्चर क्या है, इफ़ वी वांट टू नो देन वी मस्ट कलेक्ट द फोक टेल्स एंड फोकलोर बिकॉज दे प्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ इंडिया। क्योंकि ये गांव ही रियल पिक्चर है इंडिया का, ये वेस्टर्न कल्चर इंडिया का रियल कल्चर नहीं है, रियल फेस नहीं है, इसलिए फोक टेल्स नेशनल लिटरेचर है, हमारा इंडिया का रियल लिटरेचर है, उसको कलेक्ट करना चाहिए। ये नतेशा शास्त्री ने तमिलनाडु में स्टोरी कलेक्ट करते हुए लिखा, ठीक है। नए नए सिंबल्स डेवलप किए गए, कैसे, यहाँ पे देखो बहुत सारे सिंबल्स बनाए गए। सिंबल्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू यूनाइट पीपल एंड डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। जैसे ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ट्राई कलर फ्लैग रेड, ग्रीन और येलो बनाया गया था। येलो वॉज डिजाइंड, देखो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे एक फ्लैग बनाया गया एंड दिस फ्लैग रिप्रेजेंटेड इंडिया। तो ये फ्लैग कैसा था, पहले रेड था, ग्रीन था और येलो था, ठीक है, और इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ऐसे यहाँ पे क्या बना था, ऐसे झंडा बना था 3 कलर का, बीच में ऐसे लोटस फ्लावर था, ऐसे ऐसे करके फ्लावर था, और उसके 8 पेटल्स थे, ठीक है, हैड 8 लोटस। वहाँ पे 8 कमल के फूल लगाए गए थे उस झंडे में, और 8 के 8 कमल के फूल जो है 8 प्रोविंसेस जो इंडिया डिवाइडेड था 8 पार्ट्स में ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको रिप्रेजेंट करते थे। इन 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग, इट वाज अगेन अ ट्राई कलर। गांधी जी ने भी एक फ्लैग बनाया 1921 में, और वो था रेड, ग्रीन और वाइट, रेड, ग्रीन और वाइट, जो अभी हम यूज करते हैं, ऑलमोस्ट उसी टाइप का, बस थोड़ा कुछ चेंज हुआ। तो गांधी जी ने जो बनाया था फ्लैग वो था रेड, ग्रीन और वाइट, और बीच में एक स्पिनिंग व्हील था सेंटर में, ऐसे चक्का घूमते हुए, कपड़ा बुनने का, विच वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इंडिपेंडेंस। ऐसे एक चक्र बना था, मीन्स एक कपड़ा बुनने का मशीन ऐसे घूम रहा था, स्पिनिंग व्हील, सेंटर में क्या था, एक स्पिनिंग व्हील, ऐसे एक चक्का घूमता हुआ, जो प्रेजेंट करता है सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस को प्रेजेंट करता है कि अपना काम स्वयं करो। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलाउड ड्यूरिंग द मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफेंस। तो जब प्रोटेस्ट करने जाते थे तो ये झंडा लेके जाते थे, यही झंडा उनको इंस्पायर करता था, ये झंडा इस देश का प्रतीक है और इस देश को आज़ादी दिलाना है, तो लोगों को एक इंस्पिरेशन देता था ये झंडा, ठीक है। तो दोनों झंडे की बात करेंगे, कभी कभी पूछता है ये क्वेश्चन कि दोनों झंडे कैसे थे। तो देखो स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट चला उस टाइम पे उन्होंने एक फ्लैग बनाया था जो था रेड, ग्रीन और येलो, और इस फ्लैग में 8 लोटस फ्लावर्स थे, 8 लोटस फ्लावर कमल के फूल थे, और जिसका मतलब था 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि इंडिया 8 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, बंगाल, ये सारी चीज़ें अलग अलग पार्ट में, सेंट्रल प्रोविंस, अलग अलग एरिया में इंडिया डिवाइडेड था। इसलिए ये 8 फूल इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, 8 के 8 फूल 8 पार्ट ऑफ इंडिया, मीन्स 8 पार्ट्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। ये बनाया गया था वहाँ पे, और यहाँ पे और क्या था, और अंदर में क्या था, एक क्रेसेंट मून रिप्रेजेंटिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम। वहाँ पे एक आधा चांद भी था, ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रेजेंट करता है, ठीक है। मीन्स उस फ्लैग में 3 कलर का तो था, रेड, ग्रीन और येलो, और उस रेड, ग्रीन, येलो फ्लैग में बीच में 8 लोटस फ्लावर्स थे,
दैट रिप्रेजेंटेड 8 प्रोविंसेस एंड 8 स्टेट्स कह सकते हो। उस टाइम पे 8 पार्ट में डिवाइडेड था इंडिया, तो 8 पार्ट्स ऑफ इंडिया दोज 8 लोटस फ्लावर्स रिप्रेजेंट। एंड वहाँ पे आधा चांद था, क्रेसेंट मून, जो पाकिस्तान को कह सकते हो या फिर जो मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये फ्लैग हिंदू मुस्लिम दोनों को रिप्रेजेंट करता है और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को शो करता है, ठीक है। अब गांधी जी ने भी एक फ्लैग बनाया था 1921 में, वो फ्लैग उसको बोलते हैं स्वराज फ्लैग, और वो फ्लैग 3 रंग का था, ट्राई कलर था, रेड ग्रीन और वाइट। कितने कलर का था? रेड ग्रीन और वाइट, और बीच में एक चक्का घूमता हुआ दिखाया गया था। एंड दिस मूविंग व्हील वॉज द सिंबल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस। तीनों वर्ड लिख सकते हो, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस और कह सकते हो सेल्फ हेल्प, खुद की मदद खुद करो, खुद का काम खुद करो, यही मैसेज वो देता था, ठीक है। एंड इसी झंडे को जब प्रोटेस्ट होता था, हड़ताल होता तो उठा के जाते थे लोग ये झंडों को, और ये झंडे इंस्पायर करते थे लोगों को, बिकॉज दोज फ्लैग्स वर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ऐसे ही बाद में डेवलप होकर तिरंगा झंडा बना, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कल्चर में, अगला पॉइंट है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। The British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves, and in response, Indians began looking into the past to discover India's great achievement. देखो, ब्रिटिश लोग आए यहाँ पे और सबसे पहले यहाँ के कल्चर पे अटैक किया, यहाँ के कल्चर को ख़राब किया, कल्चर को बर्बाद किया। क्या बोले? ब्रिटिश आए वो बोलते हैं आप सब मूर्ख हो, पढ़े लिखे नहीं हो, इलिटरेट हो, और आप प्रिमिटिव हो, पुराने ज़माने के लोग हो, ठीक है, आदिवासी टाइप के हो, तुम पुराने ज़माने हो, पुराने ज़माने के लोग हो, तुम मूर्ख हो, और तुम खुद को मैं खुद का सरकार नहीं चला सकते, इसलिए हम अपना सरकार यहाँ पे चलाएंगे। मीन्स हमको बोलते थे यू पीपल आर इन्फीरियर, यू आर वाइल्ड एंड यू आर प्रिमिटिव, अनएजुकेटेड इलिटरेट पीपल यू ऑल आर। तो इंडिया के लोगों ने रिस्पॉन्स में क्या कहा? अपना पास्ट को ढूंढा, बोला कि हम भी ग्लोरियस थे। मौर्य काल बोलो या 2000-4000 साल पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी भारत, सबसे अमीर था, यहाँ पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ थे, ठीक है, नालंदा, तक्षशिला जिसको हिंदी में बोलते हैं, बहुत एजुकेटेड लोग थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे। तो लोग अपना ग्लोरियस पास्ट को याद करते थे, तो बोलते थे कि हम भी एजुकेटेड थे, हमारे पास भी पैसा था, हम भी अमीर थे, हमारा कल्चर भी बेस्ट था, ठीक है। तो जब अंग्रेज बोलते थे कि तुम्हारा कल्चर और तुम इन्फीरियर हो, तो लोग अपने पास्ट को याद करते थे, बोलते कि हम भी ग्रेट थे एक दिन, टेंशन मत लो। सो दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम। उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री को फिर से लिखा, फिर से पुराने हिस्ट्री को रिवाइव किया गया। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री मीन्स फिर से हिस्ट्री लिखा गया और फिर से हिस्ट्री को रिवाइव कराया गया, क्योंकि हमारा हिस्ट्री बहुत ग्लोरियस था, ज़बरदस्त था हमारा हिस्ट्री, बेस्ट कंट्री थे पूरे वर्ल्ड में। तो इन सारी चीज़ों को फिर से डिस्कवर किया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को जवाब देना था, बोलना था कि भैया हम भी ज़बरदस्त थे, हम भी ग्लोरियस थे, हम भी, हमारा पास्ट भी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हमारा उस टाइम पे साइंस डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर बेस्ट था, साइंस डेवलप्ड था, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट, ट्रेड सब ज़बरदस्त था हमारे पुराने ज़माने में, ठीक है। तो तुम हमको छोटा मत बोलो, क्योंकि हमारा पास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा हम इंडियंस अंग्रेज़ों को बोलते थे, बिकॉज वी हैड टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट दोज बैड कमेंट्स ऑन इंडिया। People discovered this history and people had a sense of pride in their past and common glorious history united them. देखो क्या हुआ, लोगों ने अपना इतिहास फिर से ढूंढा, फिर से पढ़ा अपने हिस्ट्री को, तो उनको बहुत ग्लोरियस लगा। हम सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया का बहुत ही ज़बरदस्त है। तो लोग फिर से पढ़े हिस्ट्री को और ये पाया कि हम सब एक थे, उस ज़माने में हम सब एक थे और हमारी यूनिटी था, हमारा कल्चर, हमारा साइंस, हमारा एजुकेशन सब डेवलप्ड था। तो ये हिस्ट्री को याद करने पर लोग यूनाइटेड होना स्टार्ट किए। देखो पहले न हिंदू न मुस्लिम कुछ नहीं, सिर्फ एक ही रिलीजन था हिंदू, और सब लोग एक ही कल्चर फॉलो करते थे। तो बोले कि भैया हम सब तो एक थे पुराने ज़माने में, फिर अभी क्यों डिवाइडेड हो रहे हैं करके उनमें एक सेंस ऑफ यूनिटी आया लोगों में। दे ऑल्सो रोट द डिक्लाइन ऑफ इंडियाज़ ग्लोरियस पास्ट आफ्टर फॉरेन अटैक्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट। उन्होंने ये भी लिखा कि जब मुस्लिम आए यहाँ पर, फॉरेन अटैक हुआ, ठीक है, अफ़गानिस्तान से, तुम्हारा उधर ईरान इराक से जब अटैक हुआ इंडिया में, या फिर जो ब्रिटिशर्स आए, उसकी वजह से हमारा कल्चर ख़राब हुआ। ये लोगों ने बोला कि तुमने हमारा कल्चर ख़राब किया है, हमारा कल्चर तो ज़बरदस्त था। दीज हिस्ट्रीज आस्क पीपल टू टेक प्राइड इन इंडियाज़ ग्लोरियस पास्ट एंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो इन हिस्ट्री को पढ़ने के बाद लोगों को लगा, इंस्पायर हुए कि हमको अपने पास्ट पे हमको प्राउड होना चाहिए और आगे
फ्रीडम पाने के लिए हमको लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया आज जैसा है वैसा नहीं था, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने हिस्ट्री पे उनको गर्व था और वो आगे उस प्राउड मोमेंट को फिर से फील करना चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, ठीक है। लेकिन भैया बताओ, ये जो जितना भी कल्चरल प्रोसेस हुआ, क्या ये बिना स्ट्रगल और बिना प्रॉब्लम के हो सकता था? नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया में जो हिंदू थे और या हिंदू हैं सबसे ज़्यादा हैं, तो हिंदू कल्चर या इंडियन कल्चर में हिंदू कल्चर ज़्यादा फेमस था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मुस्लिम लोग डरते थे कि जब हमको आज़ादी मिलेगी तो पूरा का पूरा हिंदू कल्चर मुस्लिम कल्चर को निगल जाएगा, ख़त्म कर देगा, इट विल डिस्ट्रॉय, ठीक है। सो बट ऑल दिस कल्चरल प्रोसेस वॉज नॉट विदाउट एनी स्ट्रगल, as the symbol, character, songs, tales were taken from Hindu culture and religion, they other communities were offended। तो बाकी कम्युनिटी जो जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उनको बुरा लगता था, क्योंकि सारे सिम्बल्स, सारे डिज़ाइन, सारे सॉन्ग्स क्या है, हिंदू कल्चर से लिए गए, हिंदू रिलीजन से लिया गया। तो बाकी रिलीजन वाले, बाकी कम्युनिटी वाले लोग नाराज़ होते थे कि देखो, भारत माता भी बनाया तो हिंदू धर्म के हिसाब से बनाया गया, तो मुस्लिम लोग परेशान हो गए। जो साधु सन्यासी जैसे दिख रही है उसको हम लोग भारत माता कैसे बोलेंगे? उनका बोलना भी ठीक था। मुस्लिम लोग बोलते थे हमारे कल्चर से तो ये बिलोंग ही नहीं करती है भारत माता, और हिंदू कहते थे ये तो हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू कल्चर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। तो अदर कम्युनिटी, अदर रिलीजन वाले इसको नाराज़ होते थे इससे कि सारा सिंबल, सारा सॉन्ग, सारा कुछ हिंदू कल्चर से लिया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। लोग कैसे लिखते थे उस टाइम पे, लोग हिस्ट्री पे कैसे लिखते थे? देखो, एक हैं त्रिनीचरण चट्टोपाध्याय, एक हिस्ट्रियन थे उस टाइम पे। उन्होंने भारतवर्षेर इतिहास लिखा, बंगाली में एक बुक जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष, तो भारत का इतिहास, एंड वो पब्लिश हुआ था 1858 में। तो उन्होंने क्या लिखा अपने हिस्ट्री में? देखो, इन अर्लियर times foreign travelers in India marveled at the courage, truthful and modesty of Aryavans, and now they remark mainly on the absence of those qualities। इनका कहना है कि भारत में जब 1000 साल पहले, 2000 साल पहले जो फॉरेन के लोग ट्रेड करने आते थे, वो लोग यहाँ के लोगों को देखकर शौक हो जाते थे, तारीफ़ करते थे यहाँ का कि यहाँ के लोग कितने करेजियस हैं, कितने ऑनेस्ट और ट्रूथफुल हैं और कितने काइंड हैं, मॉडेस्ट हैं। लेकिन आजकल वो कल्चर हमको देखने को नहीं मिलता। आजकल के इंडिया में वो काइंडनेस, वो करेज, वो ट्रूथफुलनेस देखने को नहीं मिलता। पहले आर्यवंश में, आर्यंस में, आर्य यहाँ के जो कह सकते हो इंडिया में पहले आने वाले आर्य थे। सो आर्यन कल्चर या फिर हिंदू कल्चर बहुत ज़बरदस्त था पहले के ज़माने में। फॉरेन के लोग जो आते थे, फॉरेन ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स, दे यूज्ड टू प्रेज इंडिया, इंडिया को तारीफ़ करते थे कि यहाँ के लोग कितने करेजियस हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, ट्रूथफुल हैं, कितने काइंड और मॉडेस्ट हैं। लेकिन आजकल वो क्वालिटी नहीं दिखता। इन दोज डेज हिंदूज वुड सेट आउट ऑन कॉन्क्विस्ट एंड होइस्ट देयर फ्लैग इन टाटर। टाटर मीन्स अपने जहाज़ों में, अपने रथों में झंडा फहरा के लड़ने जाते थे, फॉरेन तक जीत लिया था। अखंड भारत बोलने से बहुत सारे कंट्रीज आते हैं इसमें। चाइना एंड अदर कंट्रीज नाउ अ फ्यू सोल्जर्स फ्रॉम अ टाइनी आइलैंड फार अवे आर लॉर्डिंग इन ओवर द लैंड ऑफ इंडिया। तो इन्होंने लिखा कि चाइना जैसा कंट्री और कुछ छोटे छोटे कंट्री, जैसे इंग्लैंड बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, छोटा सा कंट्री है, तो बोलता है छोटे छोटे कंट्री से लोग आकर हम पे राज कर रहे हैं, जबकि हमारा इतिहास ज़बरदस्त, हम बहुत बहादुर हुआ करते थे, बहुत काइंड होते थे, बहुत ऑनेस्ट होते थे। आजकल लोग क्वालिटी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। पहले के लोग बहुत बहादुर थे और आजकल देखो इतने बड़े इंडिया को एक छोटे से देश के लोग आकर राज कर रहे हैं। ऐसा लिखा और लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश किया, किसने? त्रिनीचरण चट्टोपाध्याय ने। अब हम देखेंगे आखिरी मूवमेंट जो इंडिया में चलाया गया आज़ादी के पहले, वो था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट चला गया, भारत छोड़ो आंदोलन। द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट इन इंडिया। ये क्रिप्स मिशन क्या है भैया? ये क्रिप्स मिशन ये था कि गवर्नमेंट ने, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफ़र दिया था कि इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और आज़ाद कर देंगे। पहले जैसे दिया था वैसे ही ऑफ़र दिया था। तो इस मिशन या इस कमेटी के हेड क्रिप्स थे, क्रिप्स नाम का एक आदमी था, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन पड़ा, जो इंडिया के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। बोला कि हमको पूरी आज़ादी चाहिए, ठीक है, हम आधा नहीं लेंगे।
और इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 to 45 जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला था भैया, इसमें बहुत लोग मरे थे, बहुत घाटा हुआ था सारे कंट्रीज़ को, और इंडिया आज़ाद होना चाहता था। क्यों आज़ाद होना चाहता था? क्योंकि इंडिया को ज़बरदस्ती ब्रिटेन की ओर से लड़ना पड़ा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, और बहुत इंडिया के लोग मारे गए थे। सो दिस लेड गांधी जी टू लॉन्च अ मूवमेंट कॉलिंग फॉर कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो फाइनली गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया कि भारत छोड़ो आंदोलन, बोला कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, हमको बिल्कुल भी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको आज़ादी पूरी तरह से चाहिए, तुमको अंग्रेज हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। सो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की जो कमेटी थी वर्किंग कमेटी, इट्स मीटिंग इन वर्धा, वर्धा में मीटिंग हुआ 14 जुलाई 1942 को, और वहीं पे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया। एंड दे वांटेड द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पावर, वो चाहते थे कि पूरा पावर ब्रिटिश लोगों के हाथ से इंडिया के लोगों के हाथ में पावर ट्रांसफ़र हो, मीन्स इंडिया के लोग राज करें, ना कि ब्रिटेन के लोग राज करेंगे। तो ये कब हुआ था? 14 जुलाई 1942 को मूवमेंट स्टार्ट किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, कंप्लीट फुल फ्रीडम का डिमांड किया गया यहाँ पे। 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आज पीपल टू ज्वाइन मूवमेंट इन नॉन वायलेंस वे, नॉन वायलेंस वे में लोगों को इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए कहा। नॉन वायलेंस अभी भी था, बोला कि मार लड़ाई नहीं करना है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन चलाना है। बोला कि रोड पे निकलो, सड़क पे निकलो और बोलो कि अंग्रेज भारत छोड़ो, निकलो यहाँ से। और गांधी जी ने कहा डू और डाई। इसी एक ओकेजन पे गांधी जी ने अपना फेमस भाषण दिया, फेमस स्पीच डू और डाई, कहा कि करो या मरो। यही स्थिति है, या तो पूरा आज़ाद कर दो या तो फिर अब हम कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। यही वो टाइम है कि हमको आज़ादी मिलनी ही चाहिए, वी हैव टू डू दिस। तो मीटिंग्स में सब में बोला कि जितना लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना जल्दी हमको आज़ादी मिलेगा। पीपल ज्वाइन इन द लार्जेस्ट पॉसिबल मैनर, ऑब्जर्व हड़ताल, डेमोन्स्ट्रेटेड, हड़ताल हुआ, जुलूस निकाले गए, प्रोसेशंस हुआ, हड़ताल किए गए, ठीक है। लोगों ने लार्ज नंबर में ज्वाइन किया, नेशनल सॉन्ग गाए गए, स्लोगन्स गाए गए, ठीक है, और हड़ताल किया गया। मूवमेंट सबसे बड़ा मूवमेंट था, अब तक का सबसे बड़ा मास मूवमेंट था कि बहुत यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पेशेंट ज्वाइन किया। यहाँ पे सब लोगों ने ज्वाइन किया था इस मूवमेंट को, स्टूडेंट्स से लेकर किसान तक, किसान से लेकर वर्कर्स तक, सब लोगों ने, आम आदमी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें सिर्फ बड़े लोग, अमीर लोग नहीं थे, इसमें आम आदमी ने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। इट वॉज द बिगेस्ट स्ट्रगल यू कैन से, बिगेस्ट हड़ताल और बिगेस्ट मूवमेंट यू कैन से, ठीक है। इट सॉ द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ लीडर्स नेमली जयप्रकाश नारायण। इसमें सबसे एक्टिव लीडर कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, और अरुणा असफ अली, ये लोग थे बड़े बड़े लीडर जिन्होंने इस मूवमेंट में ज़बरदस्त पार्टिसिपेट किया। राम मनोहर लोहिया भी पार्टिसिपेट किए। इसमें बहुत सारे वुमेन भी थे, जैसे मतंगिनी हाजरा बंगाल से मतंगिनी हाजरा, और कनकलता बरुआ और रमा देवी उड़ीसा से। कनकलता बरुआ और रमा देवी उड़ीसा से थे, और मतंगिनी हाजरा बंगाल से। ये बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने इस क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन भैया सुन लो, इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद भी लोग, दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942, बढ़ते 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 हमको आज़ादी कब मिला? 47 में। देखो तो इतना बड़ा मूवमेंट चलने के बाद भी हमको 47 तक का टाइम लग गया, ठीक है। और फाइनली इंडिया को आज़ादी मिल ही गई। तो ये था हमारे आज़ादी का कहानी। अब हम देखेंगे कि इंडिया के मैप में तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इतने चीज़ों को भरने के लिए दिया जाएगा। पहला है कांग्रेस के सेशंस 1920 सितंबर 1920 कलकत्ता, और दिसंबर 1920 नागपुर, और 1927 का सेशन था तुम्हारा मद्रास में, ठीक है। ये सेशंस हमको भरने हैं। आगे देखते हैं सत्याग्रह कौन कौन से थे। खेड़ा जगह भरना है जो था गुजरात में, चंपारण बिहार में, और अहमदाबाद भी गुजरात में। उसके बाद देखेंगे जलियांवाला बाग जो लाहौर में है, और दांडी मार्च को हमको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम भरते हैं मैप, एक एक करके भरते जाएंगे। सबसे पहले कांग्रेस के सेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द कांग्रेस सेशंस। हियर वी गो। सो कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज 1920 सितंबर, वो हुआ था कलकत्ता में। तो कलकत्ता देखो कैसे पहचानोगे इंडिया के मैप में,
हाउ यू आर गोइंग टू रिकग्नाइज। सबसे पहले तुमको देखना होगा ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, ये आपका झारखंड है, ये आपका बिहार है, और ये आपका मिला वेस्ट बंगाल, ये वाला, ठीक है। लेट मी शो यू, ये वाला आपको मिलेगा, ये वेस्ट बंगाल, ये पूरा ऐसा करके ये वेस्ट बंगाल है। और कोलकाता आप कहाँ भरेंगे, कलकत्ता। उस टाइम पे आप एक चीज़ को याद करना, ये देखिए जहाँ पे ये पानी घुसा है, ये सी वाटर, यहीं पे तुमको बनाना है कलकत्ता। गौर से देखो, यहाँ पे तुमको भरना है कलकत्ता 1920 कांग्रेस सेशन। और 1920 नागपुर सेशन कैसे भरेंगे, गौर से देखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अब आते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र ये रहा पूरा, ये जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र, और आपको मिलेगा यहाँ पे नागपुर, यहाँ पे नागपुर मिलेगा। और ये दिसंबर 1920 को यहाँ कांग्रेस का सेशन हुआ था, ठीक है जी। और कांग्रेस का तीसरा सेशन की बात करेंगे हम, जो 1927 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। तो मद्रास कहाँ भरोगे, बहुत आसान है, ये रहा आपका तमिलनाडु, ठीक है जी। तमिलनाडु में तुमको ये ढूंढना है, ये ब्लैक मार्क दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो आपको यहाँ पे भर देना है। रुक जाओ एक सेकेंड, ये कांग्रेस का मद्रास सेशन, ठीक है, मद्रास, अब जो चेन्नई बन गया है। तो ये हुआ था 1927 में कांग्रेस का मद्रास सेशन, ठीक है जी। ये तो हो गया, कांग्रेस के तीनों सेशन भर लिए। अब तीनों सत्याग्रह भरेंगे, कौन कौन सा, खेड़ा, चंपारण और आपका क्या, खेड़ा, चंपारण और क्या है, खेड़ा हो गया, चंपारण हो गया, और अहमदाबाद कॉटन मिल। तो चलो चलते हैं खेड़ा। सबसे पहले खेड़ा, तो आपको खेड़ा मिलेगा, आप देखो ये है गुजरात, दिस इज़ गुजरात। गुजरात तो पहचानोगे ही, शेर का मुंह जैसा है, ठीक है, ये वाली। तो गुजरात में आपको ये वाला जगह ढूंढना है जहाँ पे पानी अंदर घुसा है, ये बे एरिया जो है तुमको ये ढूंढना है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट में तुमको भरना है खेड़ा, दिस इज़ खेड़ा। और उसके ठीक ऊपर, हल्का सा ऊपर तुमको भरना है अहमदाबाद कॉटन मिल, अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक, उसके हल्का सा ऊपर यहाँ पे, ठीक है जी, बढ़िया। और इनके हल्का सा ऊपर यहाँ पे तुमको भरना है, रुको लेट मी इरेज दिस, तीनों को भरेंगे एक साथ तब पता चलेगा हमको। देखो सबसे पहले हम भरे थे खेड़ा, ये रहा आपका खेड़ा, ठीक। उससे हल्का सा ऊपर क्या भरोगे, नहीं दूर हो गया, ठीक है, ये भरोगे आप अहमदाबाद कॉटन मिल, ठीक है। उसके हल्का सा नीचे भरना है आपको खेड़ा, दिस इज यस। और इन दोनों के ऊपर में हल्का सा आपको भरना है क्या, ये आपका साबरमती आश्रम, ये साबरमती आश्रम। और आपको भरना है, ये रहा दांडी कोस्टल टाउन। तो ये ऐसे करके, ये मूवमेंट ऐसे करके यहाँ चल के आए थे। तो अगर आपको सॉल्ट मार्च बोल दे तो आप ये पूरा बना देना। ये रहा आपका साबरमती आश्रम, जहाँ से मूवमेंट चलना स्टार्ट किए थे गांधी जी, 240 माइल्स ये स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये चल के ऐसे करके ये खेड़ा बोलता हूँ आपका दांडी पहुँचे। ये रहा आपका दांडी। तो गुजरात में आपको 3 जगह देखने के लिए मिलेगा। गुजरात स्टेट में मैप में भरने के लिए 3 चीज़ें मिलेंगी आपको। कौन कौन सा, सबसे पहला देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दिस इज खेड़ा, दिस इज़ अहमदाबाद कॉटन मिल। ये रहा आपका साबरमती आश्रम, जहाँ से दांडी मार्च स्टार्ट हुआ और ये ऐसा करके यहाँ पहुँचा और यहाँ पे है दांडी। तो साबरमती से दांडी चल के आए थे, ये रहा कोस्टल टाउन दांडी। तो 3 चीज़ें आपको भरने के लिए सीखनी होंगी, ठीक है। अब 2 चीज़ें और बच गई, कौन कौन सी, चंपारण और जलियांवाला बाग मैसेक्री। तो दोनों मैंने ऑलरेडी भर रखा है। देखो ये है चंपारण, ये है बिहार, और बिहार में आपको यहाँ पे मिलेगा चंपारण, ठीक है, चंपारण।
और ये रहा पंजाब, और पंजाब का लाहौर, और यहाँ पे मिलेगा आपको जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, मैसेकर। और एक चौरा चौरी है जो कोर्स में नहीं दिया, जान लिए रहो, यूपी में है वो, चंपारण के ठीक इधर, ये यूपी और बिहार का बॉर्डर, और इधर है आपका चौरी चौरा गोरखपुर। तो हमको याद रखना है बिहार में है चंपारण, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे, लेट मी शो यू, बिहार चंपारण ये रहा, ये चंपारण बिहार, और जलियांवाला बाग मैसेकर ये रहा पंजाब में यहाँ पे। तो ये चीज़ें अगर भरनी आ गई, सो 2 मार्क्स श्योर यू विल गेट इन हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में क्या आ रहा है बोलो, यही तो आ रहा है जितना दिया है यहाँ पे, इतने ही बस। हमने खेड़ा सत्याग्रह देख लिया, चंपारण देख लिया, कॉटन मिल वर्कर देख लिया, जलियांवाला बाग देख लिया, डांडी मार्च देख लिया, कांग्रेस के तीनों सेशन भी देख लिए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 चीज़ें भरना सीख जाओ तो 2 मार्क फिक्स है। गजब है ना। इफ़ यू कैन फिल दीज 8 प्लेसेस यू कैन गेट 2 मार्क्स वेरी इजीली। गजब है ना, बढ़िया। चलो फिर वी फिनिश दिस चैप्टर। थैंक यू ऑल।